हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो हमने पिछले 2 वीडियोस में थ्योरी कवर किया था, उसी पर बेस्ड आज कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं। भाई हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये हम लोग का फर्स्ट एग्जांपल। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का ये है कि जो आयरन है, हम लोगों का आयरन के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, 54, 56 और 57। ये मतलब हम लोगों का जो भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है आयरन, उसमें 3 आइसोटोप्स 54, 56 और 57। अब इनका रिलेटिव अबंडेंस हम लोगों का जो नेचर में है वो 5% 54 वाला है, 90% 56 वाला और 5% 57। एबंडेंस का मतलब हम लोगों का ये है कि अवेलेबिलिटी, जो आयरन की अवेलेबिलिटी है, ये वाला आइसोटोप हम लोगों का 90% अवेलेबल है और ये वाला हम लोगों का दोनों बाकी 5% अवेलेबल है। तो पूछा गया है कि इस आयरन का एटॉमिक मास कितना होगा अगर ये तीनों आइसोटोप्स के रिलेटिव एबंडेंस हम लोगों के इतने इतने हैं। तो जब रिलेटिव एबंडेंस दिया जाता है उस केस में हम लोगों का एटॉमिक मास का वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास Fe की बात करते हैं, Fe की हम लोग को बात, दिस इज रिलेटिव एबंडेंस इनटू और सबको हम सम कर देते हैं। ये रिलेटिव एबंडेंस हम लोगों का किसी ith आइसोटोप का है और उसका हम लोगों का ये एटॉमिक या मास नंबर जिसको हम लोग बोल रहे थे, तो मास नंबर और ये उसका रिलेटिव अबंडेंस दोनों का प्रोडक्ट, और सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी आइसोटोप को सम कर देते हैं, तो ये हम लोग को देता है एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहाँ पर 54 वाला का कितना है, 5%, विच इज 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 54, प्लस सेकेंड वाला 56 का 90% है, तो इट इज 90 बाई 100 इंटू 56, और फिर ये लास्ट वाला हम लोगों का है 5%, विच इज 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 57। तो ये हम लोगों का इनका सब वैल्यू पुट करने के बाद अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हम लोगों का 270 हो गया, ये हो गया 5040 और इसका प्रोडक्ट हम लोगों का 285। सबको सम करने के बाद डिवाइडेड बाई 100, तो ये हम लोगों का सम हो गया 5595 डिवाइडेड बाई 100 विच इज 55.95। तो ये हम लोगों का आयरन जो भी था उसका एटॉमिक मास निकल के आ गया, और ये अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों का है 56 जीरो, क्योंकि हम लोगों का सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है 56 वाला ही नेचर में, इसीलिए उसी के लगभग बराबर आता है हम लोगों का एटॉमिक मास। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों का कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों का ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है, जबकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और ये एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन हम लोगों का ये दिया हुआ है। ये हम लोगों का इतना एटॉमिक मास यूनिट में सब रहा, मास सारा हम लोगों का एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है। तो ये हम लोगों का इसका बाइंडिंग एनर्जी हम लोग क्या लिखे थे, मास डिफेक्ट इंटू C²। और अगर मास डिफेक्ट डायरेक्ट हम लोगों का एटॉमिक मास यूनिट में होता है तो 931.5 से डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोगों का मिल जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला हम लोगों का था, बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम इंटू C² और इट इज डेल्टा एम इन mu इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब मास डिफेक्ट हम लोगों को कैलकुलेट कर देना है, तो ये एक्चुअल मास ऑफ एटम और ये कैलकुलेटेड मास ऑफ एटम हम लोग निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेटेड मास ऑफ द एटम और एक्चुअल मास ऑफ द एटम जो भी हम लोगों का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और न्यूक्लियस में अगर बात करते हैं तो एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन ये हम लोगों का ऑक्सीजन एटम का दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों का कैलकुलेटेड मास ऑफ द एटम निकालेंगे और ये एक्चुअल मास ऑफ द एटम, दोनों का डिफरेंस, दैट इज मास डिफेक्ट। तो उस केस में हम लोगों का डेल्टा एम का वैल्यू, भाई इसमें हम लोगों का 8 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन और 8 हम लोगों के न्यूट्रॉन्स भी हैं, और 8 प्रोटॉन अगर हैं तो 8 हम लोगों के इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का 8 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये हम लोग का कैलकुलेटेड मास हो गया माइनस एक्चुअल मास ऑफ एटम। ये सारा वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। ये सारा वैल्यू पुट करके अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हम लोग का 8 1.00727 प्लस 1.00866 0.00055 ये हम लोग का कैलकुलेटेड मास माइनस एक्चुअल मास इज दिस मच 15.99493। अब ये वैल्यू हम लोगों का जितना आएगा उसमें हम लोगों का 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पर सबको ऐड करने के बाद, इन सबको ऐड करने के बाद हम लोगों का ये 16 पॉइंट, मतलब ये सबको ऐड करके 8 मल्टीप्लाई होने के बाद हम लोगों का ये मिल रहा था 16.13184 माइनस ये वैल्यू। अब इसका डिफरेंस हम लोगों का ये आ रहा है 0.13691। अब इसमें 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोगों का बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कैलकुलेट करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो कि 16 हम लोगों का दिया हुआ था, 16 से डिवाइड कर दिए तो ये हम लोगों का 7.97 लगभग ये इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गया। तो ये हम लोगों का है कैलकुलेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इस तरह से कभी भी कैलकुलेशन आता है तो हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों का एक कर है कि हम लोगों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, द वैल्यू ऑफ ईबीएन, ईबीएन मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लिथियम एंड हीलियम ये हम लोगों का दिया हुआ है, दिस मच 5.6 एंड 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता करना है कि इस रिएक्शन में हम लोगों का एनर्जी कितना रिलीज हुआ, यानी क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन हम लोगों का क्या था, तो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में हमने थ्योरी में कवर किया था कि बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में जब लिखते हैं हम लोग तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। क्यू इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन हम लोग ये लिखते हैं। तो प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी अगर देखें तो इसमें दो हम लोगों का हीलियम बन रहा है, एक हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये हम लोगों का दिया हुआ है, तो 2 इंटू 7.06। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था तो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हीलियम में कितने न्यूक्लियंस हैं, 4, तो इसमें हम लोगों का 4 फर्दर मल्टीप्लाई होगा। ये है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, 1 हीलियम और 2 हीलियम था हम लोगों का, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हम लोगों का लिथियम और ये हम लोगों का क्या है, हाइड्रोजन या प्रोटॉन कह सकते हैं, दिस इज अ प्रोटॉन। तो यहाँ पर लिथियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.6 इंटू 7 इंटू 5.6, और ये हीलियम सॉरी हाइड्रोजन या प्रोटॉन के लिए हम लोगों का बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ये सिंगल न्यूक्लियन है तो इसका बाइंडिंग एनर्जी हो ही नहीं सकता है, तो इसके लिए हम लोग इसका बाइंडिंग एनर्जी का कंसीडर करते हैं 0। प्रोटॉन या हाइड्रोजन के लिए हम लोग बाइंडिंग एनर्जी 0 कंसीडर करते हैं, तो दिस इज 0। तो उस केस में हम लोगों का सिंप्लीफाई करने के बाद ये हम लोगों का मल्टीप्लाई होने के बाद इतना 56.48 माइनस ये है 39.2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सॉल्व करने के बाद हम लोगों का 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोगों का मिल रहा है। तो दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। ये नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि एक पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 200 है और ये दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है या टूटता है जिनका मास नंबर दिया हुआ है 80 और 120। अब इन तीनों के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया गया है। पेरेंट न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इस बी का हम लोगों का 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछा गया है कि इसमें एनर्जी कितना रिलीज होगा, ये हमको बताना है। तो एनर्जी प्लस हम लोगों का समथिंग क्यू, इस क्यू का वैल्यू हमको चाहिए। तो अब क्यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर दिया गया है, इसका मतलब हमको बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, और बाइंडिंग एनर्जी अगर दिया गया है तो उस केस में हम लोग क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं। तो क्यू वैल्यू हम लोग क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स, भाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट में क्या है बी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी, ये हुआ हम लोगों का बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट विच इज एक्स। अब बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों का बी और सी के लिए, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 80, हम लोगों के न्यूक्लियंस हैं, तो इसमें 80 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका बाइंडिंग एनर्जी आ गया। इसमें 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। तो ये हम लोगों का है 80 इंटू 7 प्लस 120 इंटू 8 माइनस 200 इंटू 6.5। This one is 560 plus 960 minus 1300, ये हम लोग का 1300। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हम लोग का 220, दिस डिफरेंस इज 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एनर्जी हम लोगों का इस रिएक्शन में रिलीज हो रहा है। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों का एक दो ड्यूट्रॉन हम लोगों का फ्यूज हो रहा है और उसमें हम लोगों का हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। तो उस केस में एनर्जी हम लोगों का रिलीज कितना होगा, ये हमको बताना है। टू न्यूट्रॉन्स आर फ्यूज टू फॉर्म हीलियम, इनके बाइंडिंग एनर्जीज दिए गए हैं, दोनों न्यूट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों का 2.2 2.2 और ये हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों का है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी रिलीज्ड, अब ये हम लोगों का प्रोडक्ट हो गया, ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। तो प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी, ये दैट हम लोगों का एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन। तो ये हम लोगों का बाइंडिंग एनर्जी हीलियम का, ये हम लोगों का दो न्यूट्रॉन का, 28 माइनस 2 इंटू 2.2 दैट इज 4.4 और 28 माइनस 4.4 विच इज 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये हम लोगों का एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन। अब हम लोग देख रहे थे कि चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो या न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, दोनों में एनर्जी रिलीज तभी हो सकता है जब प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों का क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट्स का बाइंडिंग एनर्जी अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में हमेशा एनर्जी हम लोगों का रिलीज होगा। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व हम लोग जब देखे थे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व कुछ इस तरह से हम लोगों का था। इधर हम लोगों का ए था और ये हाईएस्ट हम लोगों का था Fe 8.8। अब ये एक रीजन में हम लोगों का, सर्टेन रीजन में स्टेबिलिटी हम लोगों का, अब ये छोटे न्यूक्लियस जब बड़े में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि फ्यूजन, इनका फ्यूजन होता है और इनका फिजन होता है। जब न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन हम लोगों का बड़े न्यूक्लियस का होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन छोटे हम लोगों के न्यूक्लियस का होता है। तो ये छोटे न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अभी कम है। जब ये फ्यूज होकर इसमें यानी कि स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगा, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बढ़ेगा इसका मतलब हम लोगों का बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ गया। तो इस वाले में भी बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों का प्रोडक्ट का बढ़ जाता है। और न्यूक्लियर फिजन जब होता है तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, जब यहाँ से इस रीजन में आएगा तो उनके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएंगे। तो उस केस में हम लोगों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बढ़ गया तो बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों का बढ़ जाएगा। तो इसमें भी हम लोगों का बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का बढ़ जाता है और इसमें भी बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोगों का दोनों में, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों में एनर्जी हमेशा रिलीज होता है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल एक, ये हम लोग का एक नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर, ये इन दोनों के बीच में हम लोगों का एक ग्राफ बनाया गया है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।
और पूछा गया है कि ये जब हम लोगों का रिएक्शन फ्यूजन और फिजन रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एनर्जी रिलीज होगा या नहीं होगा। अब ये हाइपोथेटिकल टाइप बनाया गया है। तो इसमें कहा गया है कि ऐसे दो न्यूक्लियाई लेने हैं। पहले में फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई विथ मास नंबर बिटवीन 1 एंड 50। भाई दो न्यूक्लियस जब हम लोगों का 1 to 50 में कर लेते हैं तो उस केस में हम लोगों का दोनों का जब फ्यूजन होगा तो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेगा उसका मास नंबर, तो उसका मास नंबर भी तो 100 से कम ही रहेगा। अब 100 से कम रहने का मतलब है कि उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी दो हम लोगों का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये जो भी है जिसका भी यूनिट हम लोगों का दिया हुआ है ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। दिस इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो हम लोगों के स्मॉलर न्यूक्लियाई थे जो कंबाइन या जो फ्यूज हो रहे थे उनका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेगा उसका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। तो क्या इसमें एनर्जी रिलीज हुआ कि नहीं हुआ? तो फॉर एग्जाम्पल इसमें दो फ्यूजन मतलब दो हम लोगों का न्यूक्लियाई फ्यूज होगा तो उस केस में 2 into 2 ये तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू ए। और जैसे हम लोग कोई भी अगर इसमें एग्जाम्पल के तौर पर ही अगर कंसीडर कर लेते हैं तो इसमें से दो न्यूक्लियस इसमें से कोई भी ले सकते हैं। लेट अस सपोज 20 एंड 30, तो एक 20 हो गया एक 30 हो गया, यानी कि A1 और ये है A2। इन दोनों का फ्यूजन होगा तो ये मिल करके कितना हो गया 50 न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर का मतलब इसमें 20 न्यूक्लियॉन्स इसमें 30 न्यूक्लियॉन्स दोनों कंबाइन होगा तो 50 न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे। तो इन दोनों के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कितना है 2 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोगों का रिएक्टेंट 2 into 30 प्लस 20 ये हम लोगों का 2 into 20 प्लस 2 into 30 ये है बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों का रिएक्टेंट्स का। प्रोडक्ट जो बनेगा उसका बाइंडिंग एनर्जी ये रिएक्टेंट दैट इज 2 into 50। मैं इसका डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन 50 हो गया। तो ये वैल्यू अगर देखेंगे तो ये भी हम लोगों का तो 2 into 50 ही है। अब ये और ये दोनों बराबर अगर होगा तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का बाइंडिंग एनर्जी इक्वल ही है तो देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी। इस रिएक्शन में हम लोगों का कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगा। एनर्जी रिलीज होने के लिए हमेशा प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम लोगों का ये एनर्जी रिलीज होता है, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा भाई दो न्यूक्लियाई हम लोगों को लेना है 51 to 100 में, 51 से ज़्यादा, तो 51 से और 100 के बीच में कोई भी दो न्यूक्लियाई ले सकते हैं। लेट अस सपोज कि हम लोगों का 50 60 और 70, तो 60 और 70, 60 भी यही है और 70 भी इसी रेंज में है, तो सब दोनों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट उस केस में क्या हो गया 2 into 60 प्लस 2 into 70 and this is 2 into 130। अब ये दोनों न्यूक्लियन मिलेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब बाइंडिंग एनर्जी ये हम लोगों का 100 130, यानी कि जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है वो किसमें चला गया इस रेंज में आ गया उसका मास नंबर। तो इस रेंज में जो मास नंबर आएगा तो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है 8। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि दिस इज 8 into 130 भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो ये प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों का हो गया और ये रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से, इसका मतलब इसमें हम लोगों का एनर्जी रिलीज होगा। तो इस वाले केस में हम लोगों का एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन इस वाले में हम लोगों का एनर्जी रिलीज नहीं होगा। उसी तरह से हम लोगों का फ्यूजन, भाई एक न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है जिसका मास नंबर 100 to 200, यहाँ से यहाँ के बीच में हम लोगों का कोई न्यूक्लियस है
उसका फ्यूजन अगर होता है टू इक्वल फ्रैगमेंट्स में तो एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग का ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इस रेंज में अगर हम लोग कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, लेट अस सपोज इट इज 180, तो ये हम लोगों का है 180, तो इसमें दो में कन्वर्ट हुआ, 90 तो अब इसका हम लोगों का बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट का कितना हो गया, दैट इज 8 इंटू 180, इस रेंज में। अब भैया हम लोगों का हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिएक्टेंट का था, ये हो गया। प्रोडक्ट्स जो बनेंगे उनका बाइंडिंग एनर्जी, तो दो इक्वल फ्रैगमेंट जो बनेंगे 90 के, तो ये 100 से कम हो गया। 100 से जब कम होगा तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि एक हो गया 90 इंटू 2 और दूसरा भी हो गया 90 इंटू 2, यानी दिस इज 2 इंटू 180। तो ये प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी और ये है रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी। रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी कम है, देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी, इसमें भी हम लोगों का एनर्जी रिलीज नहीं होगा। और लास्ट हम लोगों का ये है कि अगर ये हम लोगों का 200 टू 260 के बीच में रिलीज है, यानी कि इससे बड़ा 200 टू 260, यानी कि उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होगा, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब मान लेते हैं 260 के बीच में हम होगा 240 ही, 240 अगर ये है तो उस केस में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना, 4 इंटू 240। इसके लिए हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब ये जब इक्वल फ्रैगमेंट्स में टूटेगा उस केस में हम लोगों का 120 120, और 120 मतलब इस रेंज में आ गया हम लोगों का। इस रेंज में अगर 120 है, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी हम लोग कितना हो गया, 8 इंटू 120 प्लस 8 इंटू 120, एंड दिस इज 8 इंटू 240। तो ये हम लोगों का है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो अगेन प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी पर हम लोगों का ज़्यादा हो गया रिएक्टेंट से, इसमें हम लोगों का एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का सिर्फ दो केस में एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक ये हम लोगों का जब फ्यूजन हो रहा है उस केस में, और ये हम लोगों का जब फ्यूजन हो रहा था उस केस में, इन दोनों में हम लोगों का एनर्जी रिलीज होता है। और ये क्वेश्चन एक पूछा गया है, इस हम लोगों का IIT में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का एक यहाँ पर कहा गया कि a nucleus with mass number 220 initially at rest emits an alpha particle. If Q value of reaction is 5.5 mega electron volt, then find kinetic energy of alpha particle. यानी कोई न्यूक्लियस हम लोगों का रेस्ट पर है, let us suppose reaction is this X which is 220, ये रेस्ट पे था इनिशियली। अब ये हम लोगों का एक डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है और उसमें हम लोगों का एक अल्फा पार्टिकल लिमिट हो गया। Q तो 220, अब इसमें से 4 माइनस कर देंगे, दैट इज 260। कहा गया है कि Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस तरह के रिएक्शंस में हम लोगों का क्या हो सकता है, Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन जो भी होता है यही हम लोगों का ये डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, या इस डॉटर न्यूक्लियस जो भी बन रहा था इसको एक्साइटेड स्टेट में हम लोगों का कुछ ले जाने के लिए भी इसका वैल्यू यूज हो सकता है। तो उस केस में हम लोगों का जनरली यही होता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही ये हम लोगों का, यानी कि ये जो Q वैल्यू है ये दोनों के काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर है। तो इसमें हम लोगों का इस अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना है और ये डॉटर न्यूक्लियस का कितना है, ये हमको बताना है। यार क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, सिर्फ इसी का पूछा गया। हम लोग दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एनालिसिस अगर हम लोग देखें, भाई कोई न्यूक्लियस रेस्ट पे था तो इनिशियली मोमेंटम क्या है, 0, ये कन्वर्ट हुआ, अल्फा पार्टिकल। अब ये इनिशियली इसका मोमेंटम क्या है, 0,
इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हम लोगों का डॉटर न्यूक्लियस इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस केस में हम लोगों का अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इसका वेलोसिटी, इसका मास हम लोगों का कितना है, मास ऑफ वाई एंड दिस इज मास ऑफ अल्फा, और ये है वी वाई और ये है वी अल्फा। उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम भी हम लोग क्या होना चाहिए, जीरो। फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। फाइनल मोमेंटम में ये और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इट इज मोमेंटम ऑफ अल्फा इक्वल टू मोमेंटम ऑफ वाई। भाई इसमें फाइनल में दोनों का डिफरेंस है, दैट मीन्स कि ये हम लोगों का दिस माइनस दिस इक्वल टू जीरो, या इसको माइनस इसको प्लस इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तो ये हम लोगों का मोमेंटम ऑफ अल्फा इक्वल टू मोमेंटम ऑफ वाई। ये दोनों का मोमेंटम हम लोगों का इक्वल। काइनेटिक एनर्जी, दोनों काइनेटिक एनर्जी का सम क्या है, क्यू। तो काइनेटिक एनर्जी का सम दैट इज अल्फा स्क्वायर बाई टू मास ऑफ अल्फा प्लस momentum of y square divided by 2 mass of y which is capital Q। एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन से हम लोगों को सॉल्व करना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस कितना है, ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये हम लोगों का पी अल्फा पी वाई बराबर है, तो यहाँ पर पी अल्फा पुट कर देते हैं, तो उस केस में पी अल्फा स्क्वायर बाई टू मास ऑफ अल्फा प्लस p alpha square by 2 mass of y and this is equal to q। p alpha square by 2 mass of alpha कॉमन कर दिए, तो यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर आ गया मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई मास ऑफ वाई एंड दिस इज इक्वल टू क्यू। और ये जो लिखा हुआ है टर्म, ये जो टर्म दिख रहा है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इंटू 1 प्लस मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई मास ऑफ वाई एंड दिस इज इक्वल टू क्यू। अब ये एक फार्मूले की तरह हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम लोगों का ये एक फार्मूले की तरह हो जाता है, इसको याद रखते हैं और इसको डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं। अब इतना हम लोग सॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट इस फार्मूले को याद रखेंगे और ये इसको अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है। जैसे इसमें हम लोग का काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर कैलकुलेट करते हैं, अब काइनेटिक एनर्जी अगर अल्फा मिल गया, अब इसी इक्वेशन में इसको हम लोग क्या कर सकते थे, पी अल्फा की जगह पर पी वाई पुट कर सकते थे और पी वाई स्क्वायर बाई 2 एम वाई कॉमन कर लेते। सिमिलरली पी वाई स्क्वायर बाई 2 मास ऑफ वाई 1 प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई एम अल्फा and this is equal to q, and this term is kinetic energy of daughter nucleus, it is ky, and this ky times 1 plus mass of y divided by mass of alpha and this is equal to q। अब इनके वैल्यूज हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वैल्यू हम लोग का काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल चाहिए था, जैसे यहाँ से हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हम लोगों का ये वैल्यू डिवाइड कर दिए और मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाई। मास ऑफ अल्फा क्या है, इसमें 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो 4 न्यूक्लियॉन्स का मास 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन,
और इसमें हम लोगों के 216 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो इसमें 216 मास ऑफ प्रोटॉन्स। इनके वैल्यूज अगर पुट कर लें, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 5.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4/216। मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के अल्फा इक्वल टू 5.5 इंटू 216 डिवाइडेड बाई 220, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हम लोगों का मिल गया। अब ये दोनों का सम अगर Q था यानी कि 5.5, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इज 5.5 माइनस 5.4 एंड दिस इज 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अक्सर ये जो फार्मूला दिख रहा है, ये फार्मूला अक्सर इस फॉर्मेट में हम लोगों को देखने को मिलता है कि अल्फा इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 1 प्लस मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई मास ऑफ y, इन दोनों का सम मास ऑफ y प्लस मास ऑफ अल्फा इनटू मास ऑफ y। अब ये हम लोगों का जो इसमें हम लोगों का मास ऑफ y और मास ऑफ अल्फा का मास और y का मास दोनों का ऐड होने के बाद हम लोगों का क्या था, टोटल मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस। ये मास ऑफ y हम लोग कितना, Q इंटू 216 मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड बाई 216 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। और ये जनरली हम लोगों का मास ऑफ प्रोटॉन कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो इस 216 को हम लोग 220 माइनस 4 लिख सकते हैं, 220 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, अब दोनों ऐड होकर कितना हो गया 220 और टाइम्स Q, तो इट इज नथिंग बट दिस इज A माइनस 4 डिवाइडेड बाई A into Q. This is kinetic energy of alpha particle. अक्सर हम लोगों का ये फार्मूला देखने को मिलता है और डायरेक्ट यूज किया जाता है इस फार्मूले को। डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज करके काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जब अल्फा एमिशन होता है उस केस में हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या था कि इनिशियली हम लोगों का न्यूक्लियस रेस्ट पे हो, और रेस्ट पर ही रहते हुए हम लोगों का अल्फा पार्टिकल इमिट करता है इन दैट केस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का एक, in an alpha decay kinetic energy of alpha particle is 48 mega electron volt and Q value of the reaction is 50 mega electron volt. Assuming the daughter nucleus to be at in ground state, find mass number of the mother nucleus. तो इसमें हम लोगों का फार्मूला एक हम लोग पढ़े थे अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अल्फा डीके में। इसमें हम लोगों का फार्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज Q value divided by 1 plus mass of alpha plus mass of daughter nucleus। ये हम लोगों का फार्मूला एक था, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज A माइनस 4 डिवाइडेड बाई A इंटू Q। ये पिछले क्वेश्चन में हम लोग फार्मूला था एक। अब यहाँ पर वैल्यू अगर हम लोग पुट कर लेते हैं, दिस वैल्यू इज 48 and this is A minus 4 divided by A into 50। यहाँ से 48A which is 50A minus 200, that means 2A का वैल्यू हम लोगों का 200, that means A equal to 100। ये हम लोगों का मास नंबर का वैल्यू 100। सिंपल ये फार्मूला हम लोग याद रख सकते हैं। ये फार्मूला इस तरह के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको याद रखना जरूरी है और इसको हमेशा यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। ये नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये यूरेनियम से फाइनल हम लोगों का प्रोडक्ट लेड बन रहा है 214।
तो इस रिएक्शन में कितने अल्फा पार्टिकल और कितने बीटा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं ये हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर बीटा पार्टिकल में हम लोग का एक्चुअली दो तरह का बीटा पार्टिकल होता है, बीटा प्लस और बीटा माइनस। भाई जब इलेक्ट्रॉन निकलता है बीटा माइनस डीके कहलाता है, और बीटा पॉजिट्रॉन जब इमिट होता है तो बीटा प्लस डीके कहलाता है। लेकिन सिंपली बीटा पार्टिकल्स बोला गया है और इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, तो इस केस में हमेशा हम लोग बीटा माइनस डीके कंसीडर करते हैं। अगर हम लोग का सिर्फ बीटा पार्टिकल बोला गया है तो इसमें बीटा माइनस डीके कंसीडर होता है। अल्फा डीके में हम लोगों का जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो मास नंबर 4 यूनिट कम होता है और एटॉमिक नंबर 2 यूनिट, और बीटा पार्टिकल जब इमिट होता है तो उस केस में हम लोगों का मास नंबर 1 यूनिट एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज करता है, लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि N1 अल्फा पार्टिकल और N2 बीटा पार्टिकल इमिट हुए। तो अब यहाँ से हम लोगों का यहाँ जाने में अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है N1, तो एक अल्फा से हम लोगों का 4 यूनिट कम हुआ था, तो N1 से कितना कम हुआ है 4N1, यानी कि ये जो हम लोगों का मास नंबर 4N1 से कम हो जाएगा तो ये हम लोगों का बचा हुआ मास नंबर दिख रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू 214। अब यहाँ से N1 का वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो इट इज कमिंग आउट टू बी 6, यानी कि 6 अल्फा पार्टिकल लिमिट हो गए। अब बीटा पार्टिकल के लिए हम लोग एटॉमिक नंबर, यहाँ से अल्फा पार्टिकल 6 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो इसमें हम लोगों का कितना यूनिट कम हो जाएगा, तो 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 कम हो गया। और बीटा N2 बीटा पार्टिकल से इमिट हो रहा है, तो एक बीटा पार्टिकल से एक यूनिट बढ़ता है, तो N2 बीटा पार्टिकल से N2 हम लोगों का और इंक्रीज होकर के हम लोगों का तब फाइनली 82 हुआ होगा। तो इसमें हम लोगों का 92 माइनस 2N1, ये अल्फा पार्टिकल से इतना कम हो गया और बीटा की वजह से इतना इंक्रीज हो गया, एंड दिस इज फाइनली 82। तो यहाँ से N2 का वैल्यू N1 का वैल्यू सॉल्व कर चुके हैं, तो ये हम लोगों का 2, यानी कि 2 बीटा पार्टिकल और 6 अल्फा पार्टिकल लिमिट होंगे इसमें हम लोगों का। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का एक कैलकुलेट द न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस 41 कैल्शियम 41। इसमें हम लोगों का न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी क्या है, तो किसी न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। तो न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी हम लोगों का, इसमें हम लोगों का कैल्शियम, अब एक न्यूट्रॉन निकलेगा तो कौन सा न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगा, द डॉटर न्यूक्लियस। तो एक न्यूट्रॉन निकलने का मतलब क्या है कि एक मास नंबर हम लोगों का कम हो गया, एक मास नंबर कम हो गया तो ये कैल्शियम 40 में कन्वर्ट हो जाएगा एक न्यूट्रॉन निकलने के बाद, प्रोटॉन नंबर उतना ही रह जाएगा। तो ये हम लोगों का मास कैल्शियम 40 का दिया हुआ है इतना एटॉमिक मास यूनिट में, कैल्शियम 41 का दिया हुआ है 40 पॉइंट समथिंग एटॉमिक मास यूनिट, और न्यूट्रॉन का मास हम लोगों का इतना है। तो इसमें न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी हम लोगों का लिखना है। अब न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी किसी न्यूक्लियस के लिए जब लिखना होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, तो डॉटर न्यूक्लियस जो बनेगा प्लस न्यूट्रॉन का मास माइनस ये पैरेंट न्यूक्लियस हम लोगों का जो था दिस मच, ये हम लोगों का डॉटर न्यूक्लियस, यानी कि एक मास नंबर कम हो गया था, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ पैरेंट न्यूक्लियस, ये हम लोगों का मास डिफेक्ट की जैसा हो गया, एंड दिस इज इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये सारा मास हम लोगों का एटॉमिक मास यूनिट में है तो इसमें 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोगों का मिल जाएगा टोटल एनर्जी। तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी फॉर न्यूक्लियस दिस AXZ। AXZ के लिए हम लोगों का ये न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी का फार्मूला हो गया, और इसी फार्मूले को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के मासेस, अब कैल्शियम 41 इसके जगह पर था हम लोगों का 40 कैल्शियम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ 41 कैल्शियम, ये इंटू 931.5 इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कैल्शियम 40 का मास था और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस दिस इज कैल्शियम 41 इसका मास इंटू 931.5। अब इन दोनों को ऐड करने पर हम लोगों का ये मिल रहा था 40.97 समथिंग, और ये हम लोगों का 40.96 समथिंग यह है। इन दोनों का डिफरेंस दिस मच
इंटू 931.5, और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग हम लोग का आ जाता है कितना, 8.36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अब कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो इसमें हम लोगों का बस ये जानकारी के लिए हम लोगों का है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेशन के बाद हम लोगों का इतना वैल्यू लगभग, यानी कि एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए इस न्यूक्लियस से इतना लगभग एनर्जी हमको चाहिए। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी फॉर दिस न्यूक्लियस। और ये सभी न्यूक्लियस के अलग अलग होता है। अब इसमें मान लीजिए कि प्रोटॉन निकालना होगा, उस केस में अब प्रोटॉन निकलेगा तो उस केस में हम लोगों का ये मास नंबर कम हो जाएगा, सॉरी एटॉमिक नंबर कम होगा। एटॉमिक नंबर जब कम हो जाएगा तो उस केस में हम लोगों का सेम फार्मूला रहेगा हम लोगों का, लेकिन अब ये a-1 नहीं होगा, ये z-1 हो जाएगा। ये हम लोगों का यही रहेगा, ये z-1 प्लस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस पैरेंट न्यूक्लियस जो भी था हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का एक कह रहा है कि यहाँ पर इफ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज्ड इन fission of single uranium 235, how many fissions must occur to produce power of 1 kilowatt? यानी कि एक यूरेनियम जो भी 235 का फिजन जब होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर हम लोगों को 1 किलोवाट हम लोगों का पावर जनरेट करना है, भाई 1 किलोवाट का मतलब क्या, इतना एनर्जी 1 किलो जूल पर सेकेंड, 1 किलो जूल पर सेकेंड हम लोगों का अगर प्रोड्यूस होना है तो कितना फ्यूजन होना चाहिए, ये हमको पूछा गया है। तो हम लोगों का एक टोटल 1 सेकेंड में कितना एनर्जी हम लोगों का रिलीज होना है, 10⁻³ जूल, यानी दिस इज 1 किलोवाट। इतना एनर्जी 1 सेकेंड में हम लोगों का जनरेट रिलीज होना है। और एक फ्यूजन से रिलीज हो रहा था कितना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब कन्वर्ट करेंगे जूल में तो 1.6, अब मेगा का मतलब 10⁻6, और ये जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू हम लोगों का इतना है जूल, तो 16, ये 1.6 इंटू 2 3.2, और ये 2 पावर यहाँ 8, ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों का 3.2 इंटू 10⁻11 जूल, इतना हम लोगों का एक फ्यूजन से एनर्जी मिल रहा है। और इतना हमको एनर्जी चाहिए 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना फ्यूजन होना चाहिए, तो इसमें हम लोग इससे डिवाइड कर दिए। So this is the total number of fusions per second to generate 1 kilowatt power। और इस तरह के क्वेश्चंस और भी आते रहते हैं। तो इतना फ्यूजन हम लोगों का होना चाहिए 1 सेकेंड में। अब इतना फ्यूजन होने का मतलब क्या है, इतना यूरेनियम न्यूक्लियस, इतना यूरेनियम न्यूक्लियस हम लोगों का है। और इतना यूरेनियम न्यूक्लियस अगर हमको चाहिए तो कितना ग्राम यूरेनियम चाहिए हमको, यूरेनियम 235, ये निकाल सकते हैं हम लोग। तो मास ऑफ यूरेनियम, नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई 3.125 इंटू 10⁻13। इतना हम लोगों का है। अब इतना अगर हम लोगों का यूरेनियम न्यूक्लियस चाहिए तो ये इसका मास कितना होगा ये निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम 235 92 is 3.125 into 10⁻13 divided by 6.023 into 10⁻23। इतना मोल्स हम लोगों का यूरेनियम रिक्वायर होगा इतना पावर जनरेट करने के लिए। अब ये नंबर ऑफ मोल्स अगर है तो एक मोल का मास कितना है 235, दिस इज मास ऑफ 1 मोल। और 235 अगर हम लोगों का एक मोल का मास है तो उस केस में इतने मोल्स का मास के लिए इसमें 235 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल एक हम लोग का, व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ यूरेनियम 235 रिएक्टर इफ it takes 30 days to use up 2 kg of fuel and each fission gives 185 mega electron volt of usable energy। ये यूरेनियम रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 235 फ्यूल के तौर पे यूज किया जा रहा है, और उसमें कहा गया कि अगर
30 दिन में 2 kg यूरेनियम खर्च होता है उसमें, और हर एक फ्यूजन में हम लोगों का 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हम लोगों का यूजेबल यानी कि पावर या एनर्जी जो आउटपुट हम लोगों का मिल रहा है वो यूजेबल एनर्जी इतना हम लोगों का मिल रहा है हर एक फ्यूजन से, तो उसका आउटपुट पावर उस रिएक्टर का कितना है ये हमको बताना है। अब आउटपुट पावर का मतलब क्या है? पावर इज एनर्जी पर सेकेंड। तो ये रिएक्टर से हम लोगों का जो यूजेबल एनर्जी पर सेकेंड मिल रहा है वो कितना है ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों का एक सेकेंड में कितना हम लोगों का ये फ्यूल यूज हुआ, 2 kg हम लोगों का 30 दिन में यूज हो रहा है, तो एक दिन में हम लोगों का हो गया 2 डिवाइडेड बाई 30, ये एक दिन का फ्यूल हो गया। अब एक सेकेंड का अगर चाहिए तो एक दिन को फिर हम लोग क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक दिन का मतलब 24 आवर्स, 24 इंटू 3600, क्योंकि 1 आवर इज 3600 सेकेंड। तो ये हम लोगों का है कि 2 इंटू 10⁻³ द मास ऑफ यूरेनियम यूज्ड पर सेकेंड, इतना हम लोगों का ग्राम, 2 kg का मतलब 2 इंटू 10⁻³ ग्राम, और ये 30 दिन था, 30 दिन को हम लोग किस में कन्वर्ट किए, सेकेंड में। तो 330 इंटू 24 आवर इंटू 3600, इतना हम लोगों का ग्राम पर सेकेंड यूज हो रहा है यूरेनियम। एक सेकेंड में इतना हम लोगों का ग्राम यूज हो रहा है यूरेनियम। अब इतना ग्राम यूरेनियम अगर यूज होगा तो उसमें हम लोगों का नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई कितने यूज हो रहे हैं। तो भाई अगर मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने, नंबर ऑफ मोल्स में मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोलर मास का मतलब क्या है 235 हम लोग कर सकते हैं। तो ये मास 235 से डिवाइड किए हम लोग, तो ये टर्म हम लोगों का जो दिख रहा है दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। इस मास में हम लोगों का 235 डिवाइड किए, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और एक मोल में हम लोगों का इतना एटम होता है, तो इतने मोल्स में कितने होंगे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम एटम। अब नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स और इनटू दिस नंबर, तो ये इतना यूरेनियम एटम हम लोगों का यूज होगा एक सेकेंड में, और इतना यूरेनियम एटम अगर एक सेकेंड में यूज हो रहा है और एक यूरेनियम एटम हम लोगों का 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहा है, तो इतना यूरेनियम एटम हम लोगों का कितना एनर्जी देगा, ये एक यूरेनियम से इतना जूल एनर्जी हम लोगों को मिला था 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10⁶, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिख लिए जूल में। तो एक हम लोगों का फ्यूजन से इतना, तो इतना जब फ्यूजन होगा, क्योंकि इतना हम लोगों का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, इतना फ्यूजन होगा तो कितना एनर्जी मिलेगा एक सेकेंड में, वही हम लोगों का। तो इसको और इसको हम लोग क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दिए, दिस मच इंटू दिस मच, ये टर्म और ये टर्म ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, इतना हम लोगों का एनर्जी मिलेगा एक सेकेंड में। और ये एक सेकेंड का जो एनर्जी है दैट इज पावर, और इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों का मिल रहा है 58.537 इंटू 10⁶ वाट, जूल पर सेकेंड का मतलब वाट, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं, और इसी को बोल सकते हैं 58.537 मेगावाट। तो दिस इज द आउटपुट पावर ऑफ द रिएक्टर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोगों का ये है एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन। तो एनिहिलेशन हम लोगों का क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन यानी कि जो भी हम लोगों का पार्टिकल है उसका एंटी पार्टिकल जब उसके साथ फ्यूज होता है यानी कंबाइंड होता है, तो उस केस में हम लोगों का 2 फोटोन कम से कम हम लोगों का इमिट होता है। और ये हम लोगों का 2 फोटोन क्यों इमिट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो भी है इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, तो सिर्फ एक फोटोन अगर हम लोगों का निकलेगा तो इसमें मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोगों का 2 फोटोन निकलता है, और दोनों हमेशा इक्वल एनर्जी का रहेगा ताकि इसका मोमेंटम दोनों का बराबर हो, और नेट मोमेंटम हम लोगों का क्या हो जाए 0, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है। तो दिस इज कॉल्ड एनिहिलेशन, यानी कि किसी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल जब उसके साथ कंबाइन होता है तो ये हम लोगों का 2 गामा फोटोन प्रोड्यूस होता है, दिस इज
और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एनिहिलेशन। और इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस हम लोगों क्या है, पेयर प्रोडक्शन। तो कोई गामा फोटोन किसी न्यूक्लियस के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो दिस गामा फोटोन इज डिसअपीयर्ड, और उस केस में हम लोगों का दो पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, दैट इज वन पार्टिकल एंड अदर वन इज एंटी पार्टिकल। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का पेयर हम लोगों का प्रोड्यूस होता है, और ये हम लोगों का गामा फोटोन डिसअपीयर हो गया। तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर दो पार्टिकल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये पार्टिकल है और उसका एंटी पार्टिकल है। दिस फिनोमेना इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। तो इसमें कहा जाता है कि अगर हम लोगों का एनिहिलेशन, अब इसमें हम लोगों का रेस्ट मास एनर्जी कितना है इसका, तो रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन किसी का भी, इट इज 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये दो हम लोगों का एनर्जी इतना और इतना एनर्जी मिल गया, तो इन दोनों फोटोन का एनर्जी मिल करके इन दोनों एनर्जी के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स कि हर एक फोटोन, गामा फोटोन का जो एनर्जी है इट इज ऑल्सो 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रोवाइडेड दैट कि इनमें इनिशियली काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर इनमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता तो रेस्ट मास एनर्जी उसके साथ ऐड हो जाता। तो इसमें हम लोगों का मिनिमम कम से कम इतना एनर्जी का एक गामा फोटोन इमिट हो रहा होगा, या दो गामा फोटोन जब प्रोड्यूस होगा तो मिनिमम एनर्जी जो गामा फोटोन का होगा इतना होगा, 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी पे बेस्ड हम लोगों का एक क्वेश्चन अगला है, जैसे ये हम लोगों का एनिहिलेशन पे एक प्रॉब्लम, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ मूव कर रहा था, और उसके अपोजिट में हम लोग का एक पॉजिट्रॉन मूव कर रहा है एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ, ये भी है। दिस इज इलेक्ट्रॉन और ये है पॉजिट्रॉन। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ, और ये इन दोनों का जो रेस्ट मास एनर्जी होता है दैट इज 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछा गया है कि इसमें जो फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी है। तो अब इसमें हम लोगों का दो गामा फोटोन का एनर्जी अगर देखें तो 2 गामा इक्वल टू, ये हम लोगों का रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज 1 प्लस 0.512, ये एक का टोटल एनर्जी हो गया, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मिला दिया गया, और इसमें हम लोगों का 2 है। इसका मतलब गामा फोटोन का एनर्जी कितना आ गया, 2 कैंसिल हो गया, विच इज 1.512 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी ऑफ गामा फोटोन, एक गामा फोटोन का एनर्जी इतना होगा, और इसमें अगर एनर्जी इतना है पूछा जाता है कि इसका वेवलेंथ वगैरह कितना है, तो फोटोन का एनर्जी एच सी बाई लेमडा, भाई इसको एनर्जी ई लिख देते हैं, भाई इसका भी एनर्जी ई है और इसका भी एनर्जी ई है, तो 2E का वैल्यू इतना था, तो E का वैल्यू हम लोगों का, और E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो यहाँ से हम लोगों का लेमडा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एच सी अपॉन ई। एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 divided by E is this much 1.512 into 10 to the power 6, इतना हम लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल, and this is coming out to be मीटर। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो दिस इज 0.504, ये कैंसिल हो गया, और ये हम लोगों का 4.14 10 टू दी पावर 6, और ये 8 ऊपर 2 हो गया 21 34 माइनस 21 इज 13, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 मीटर। नहीं 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 8 पॉइंट समथिंग हम लोग का है, इससे हम लोग का ये कैंसिल हुआ था लगभग, तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसमें हम लोग का
ये इंटू 10⁻³ मीटर्स। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का एक कह रहा है कि इन ओल्ड मिनरल्स 3.32 इंटू 10⁻7 ग्राम ऑफ रेडियम 226 is found per gram of uranium 238. If half life of radium is 1600 years, then find half life of uranium 238. यहाँ पर हम लोगों का ये ओल्ड मिनरल्स का मतलब क्या है कि ये हम लोगों का जो रेडियम या यूरेनियम जो भी है वो हम लोगों का रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। अब रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम हम लोग किसको बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दोनों क्या हो जाए इक्वल। रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दोनों का हम लोगों का इक्वल हो जाता है, उस केस को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। ये हम लोग का ओल्ड मिनरल्स का भी बोल रहे थे कि ओल्ड मिनरल्स का मतलब ये है कि जो हम लोगों का अमाउंट ऑफ एलिमेंट है वो क्या है कांस्टेंट। अब वो टाइम के साथ हम लोगों का चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि ये हम लोगों का रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। और रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम कब होता है जब हम लोगों का रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो ये यूरेनियम 238 है, यही डीके होकर हम लोगों का किस में कन्वर्ट होगा रेडियम में। तो ये रेडियम में हम लोगों का जब यूरेनियम से ही रेडियम हम लोगों का बन रहा है, यानी कि रेडियम का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसके बनने का रेट जो भी होगा और इसके डिसइंटीग्रेट होने का रेट दोनों क्या हो जाएगा इक्वल। और इसके बनने का रेट हम लोगों का एक्चुअली हम लोगों का यूरेनियम से बन रहा है रेडियम और ये फर्दर डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है, तो इसके यहाँ पर डीके कांस्टेंट यूरेनियम के लिए अगर हम लोग बोल देते हैं लैम्डा यू और इसके लिए लैम्डा आर बोल देते हैं। इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन यू और इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन आर बोल देते हैं। तो इसके हम लोगों का बनने का जो रेट है, इसके बनने का रेट इसके डिसइंटीग्रेशन के पर डिपेंड करेगा, और इसका डिसइंटीग्रेट होने का रेट क्या है लैम्डा इंटू एन, और इसके डिसइंटीग्रेट होने का रेट क्या है लैम्डा इंटू एन। तो रेडियम के डिसइंटीग्रेट होने का रेट हो गया लैम्डा आर इंटू एन आर, और इसके फॉर्म होने का रेट हो गया जो जिस रेट से ये डीके होगा उसी रेट से ये फॉर्म हो रहा होगा, तो यहाँ पर लैम्डा यू इंटू एन यू। तो फॉर रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम this lambda u n u equal to lambda r into nr। और हाफ लाइफ हम लोग जानते हैं, सिंस हाफ लाइफ ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो यहां से लैम्डा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। अब हाफ लाइफ इनका तो यहां से हम लोग कह सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज एन यू इंटू, इसका वैल्यू ये है ln2 डिवाइडेड बाई टी, इसको हम लोग टी यू लिख लेते हैं, एंड दिस इज एन आर इंटू ln2 डिवाइडेड बाई टी आर रेडियम के लिए, ये यूरेनियम के लिए रेडियम के लिए। ln2 दोनों जगह से कैंसिल हो गया, तो यहां से हम लोग का हाफ लाइफ हम लोगों का रेडियम का दिया हुआ था, यूरेनियम का फाइंड आउट करना है, तो ये तरह का मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां से हम लोगों का हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज टी आर इंटू एन यू डिवाइडेड बाई एन आर, दिस इज हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम। अब ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियम और यूरेनियम, यहां पर बोला गया था कि 1 ग्राम जब यूरेनियम है तो इतना ग्राम हम लोग का रेडियम है, इतना ग्राम रेडियम, 1 ग्राम हम लोग का जब यूरेनियम है तब। तो अब 1 ग्राम यूरेनियम और इतना ग्राम हम लोग का रेडियम है, तो इनके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम, तो इट इज 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 238
mass divided by molar mass, this is the number of moles into 023 into 10 to the power 23. This is the number of uranium atoms divided by number of radium atoms, which is 3.32 into 10 to the power minus 7 divided by 226. ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेडियम इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. तो ये दोनों कैंसिल हो गए. इसको यहां पर हम लोग अगर देखें, इसको इधर लिख लेते हैं. यूरेनियम का हाफ लाइफ, दिस इज 1600 ईयर्स, ये रेडियम का, और ये हम लोगों का मल्टीप्लाई हो गया ऊपर 226 डिवाइडेड बाई 238 इंटू, ये नीचे डिवाइड होगा तो इधर ही डिवाइड कर देते हैं 3.32 इंटू 10 टू द पावर minus 7, and this is finally uranium half life is coming out to be. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग का ये फाइनली 4.7 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स. दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम.